So right in persona is the right where Tushar will be provided with the right to defend himself against an allegation put on imposed on him by Piyush. So if Piyush says that Tushar has taken his book, his set of books or his notes, and he's not giving it back, so Tushar also has the right. Not just Piyush can put allegations on Tushar, but Tushar also has the right to challenge all the statements given by Piyush that no, Piyush is incorrect, and Tushar would like to state his statement of defense that he did not take any of his books, and Piyush is just putting some false allegations on him. So right in persona means a right provided to one person against another person. Okay. देखो, हाँ ठीक है. दिस इज लाइक अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ राइट इन रेम. राइट इन रेम का क्या मतलब था सारे का? द राइट प्रोवाइडेड टू समवन अगेंस्ट सोसाइटी. तो टू मेनी इंडिविजुअल्स मेक अप अ सोसाइटी ओनली, राइट? हम लोग को एक बंदे के अगेंस्ट काम करने के लिए राइट मिला है टू डिफेंड आवरसेल्व्स अगेंस्ट वन इंडिविजुअल, एंड 5 or 6 individuals or 50 individuals are going to make up a society only. तो right in persona will directly get converted into right in rem. ठीक है. अभी तुषार के ऊपर कहते सिर्फ पीयूष ने दोष लगाया है that he took away all the books, फिर पूरी क्लास लगाने लगेगी कि नहीं यही लेके गया था. Then when Tushar will be defending himself against the whole class, that will be right in rem. क्योंकि पहले वो एक स्टूडेंट के अगेंस्ट डिफेंड कर रहा था अपने आप को, अब 25-30 के अगेंस्ट करेगा. So that way is only. Okay. Samriddhi, welcome. Samriddhi, your doubt about treaties, what I'll do is I'm going to send you an explained set of notes. Like I'll type it down and I'll send it to you on the school portal. वहाँ पे check कर लेना. Still if you don't understand, you can ask me on Saturday क्योंकि अभी we are already losing time. The students kind of joined very late. Yes. हाँ. So role of, so see basically I'll give you a quick gist. ट्रीटीज जो होती है ना, ट्रीटीज में अग्रीमेंट्स और एजेंडाज निकल के बाहर आते हैं. अब कुछ एजेंडाज और अग्रीमेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं दैट विल हेल्प अस इन सेटलिंग डिस्प्यूट्स. नाउ व्हाट हैपेंस, तुम लोग को ये चीज़ नहीं पता होगा, जब कोई फैमिली लॉ का केस होता है, फॉर एग्जांपल 2 people in a family are against each other because of some property. Okay. तो कभी कभी ऐसा होता है कि दे मूव टुवर्ड्स द कोर्ट दैट आई एम गोइंग टू फाइल अ केस अगेंस्ट माय ब्रदर एंड सी व्हाट हैपेंस एंड आई विल फाइट द केस. एट टाइम्स कोर्ट एक डायरेक्शन देता है कि डू नॉट कम टू द कोर्ट डायरेक्टली, बट देयर इज ऑल्सो अ सोल्यूशन कॉल्ड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. एंड सबने एक वर्ड सुना होगा, आर्बिट्रेटर. यू पीपल मस्ट हैव हर्ड ऑफ द वर्ड कॉल्ड आर्बिट्रेटर. आर्बिट्रेटर का काम ये होता है, वो 2 पार्टी के बीच के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कराता है विदाउट लेटिंग देम मूव टू द कोर्ट. तो ऐसे जाके कोर्ट का भी टाइम वेस्ट नहीं होता है, दोनों क्लाइंट्स का भी टाइम वेस्ट नहीं होता है इफ द थिंग कैन बी रिजॉल्व अ लिटिल बिफोर गोइंग टू द कोर्ट. सो डिस्प्यूट सेटलमेंट इज अ पार्ट विच टेक्स प्लेस बिफोर पार्टीज मूव अहेड टू द कोर्ट. और काफ़ी ट्रीटीज होती हैं. आई विल गिव यू द नेम्स ऑफ द ट्रीटीज. आई विल गिव यू ऑल नेम्स ऑफ द ट्रीटीज that have found agendas which are related to dispute settlement or resolution. So treaties का समृद्धि देखो एक important काम. कार्तिकेय काइंडली स्विच ऑन योर वेबकैम. सो treaties का देखो एक इतना सिंपल सा फंडा होता है दैट treaties से जितनी भी बातें निकल कर बाहर आती हैं dispute settlement को लेके, वो किस तरह हेल्प करती हैं ये treaties में बताया गया है. I will explain this to you people again on Saturday. But let's start with duties right now for this chapter. समृद्धि, आई होप तुम्हारा डाउट थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा. ठीक है. आई शैल एक्सप्लेन दिस टू यू ऑल ऑन सैटरडे वंस अगेन. सैटरडे को टाइम से ज्वाइन कर लेना क्लास सो दैट मैं जो तुम लोग के डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूँ. सैटरडे वी विल बी फिनिशिंग चैप्टर 3. ओके. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विथ ड्यूटीज.
All right. A duty is an obligatory act. It is something to do or abstain from doing in favor of another person. A man has a duty towards any matter that he is legally obligated to. The term duty has been defined in the following ways. Mr. Keaton says a duty is an act forbearance which is enforced by the state in respect of right vested in another and breach of it is a wrong. इसका क्या मतलब हुआ? Who is going to explain me what does this mean? Then I will tell you. Anyone? ऐसा तो नहीं सर के ऊपर से निकल गया. Yes, Karthikeya, you want to say something? Exactly. Since there are vested rights in human beings, which is provided by the state or country, there are also certain duties. कुछ duties भी हमें मिलती हैं जो हमारे लिए obligatory duties होती हैं. मतलब हमें वो duties निभानी ही निभानी है in order to be continue as the citizen of the country, right? So Karthikeya was pretty correct here. Anyone else? और किसी को कोई point इसमें add करना है? Or else we can move forward क्योंकि I guess तुम लोगों को समझ में आ गया है. Ryan, how many classes have you attended before this? Ryan Ali, how many classes have you attended before this? Okay, see we are almost halfway down with chapter 3, so I would advise you not to skip classes, okay? और अब से अभी तुमने शायद कोई असाइनमेंट भी नहीं सबमिट किया चैप्टर 1-2 का, तो चैप्टर 3 का करना. चैप्टर 3 की अभी डेट बची है असाइनमेंट सबमिट करने की, ओके? और इफ़ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग द क्वेश्चन एंड आंसर्स यू कैन कॉन्टैक्ट एनी ऑफ योर क्लासमेट्स हियर. मैंने ऑलमोस्ट सबके नोट्स चेक कर लिए हैं, ओके? एंड लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी डाउट. स्कूल पोर्टल में मुझे अपना डाउट लिख के भेज देना. ऑलराइट, बट ट्राई नॉट स्किपिंग क्लासेस, ओके? Okay, let's move on with moral duty. Duties are of two kinds, moral and legal duty. Moral duty की जो first line है students वो थोड़ी सी confusing है. I guess it is grammatically incorrect which is written, but I'll read what it says. An act that is the opposite of which a moral is or natural law. Simple सी बात यहाँ ये लिखी है कि moral duty वो होती है जिसका opposite गलत होता है. तो हर वो बात मॉरल होगी जिसका ऑपोजिट गलत होगा. समझ में आया? रोचक, टेल मी व्हाट डिड आई जस्ट से. मतलब मॉरल ड्यूटी जो फर्स्ट लाइन थी. रोचक, है ना? हाँ, exactly, and yeah, anything which is the opposite of moral would be wrong. क्योंकि स्कूल में बच्चों ने सबने मॉरल साइंस पढ़ा है. मॉरल साइंस में सिर्फ अच्छी बातें सिखाई जाती हैं, राइट? अब स्कूल में मॉरल साइंस पढ़ते हैं, वो अच्छी बातें सिखाई जाती हैं, और वही अगर मोहल्ले के लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने चले जाओ तो 2-4 गलत बातें सिखा देते हैं. तो वो मॉरल साइंस का जस्ट ऑपोजिट हो जाता है. सो एनीथिंग विच इज द ऑपोजिट ऑफ मॉरल इज रॉन्ग, ओके? नेक्स्ट लाइन क्या लिखा है इसमें? A man has a duty, no, sorry. A duty may be moral but not legal, legal but not moral, or both at once. मतलब जो ड्यूटीज होती हैं वो मॉरल वो हो सकता है मॉरल हो सकता है लीगल हो सकता है दोनों हो. और एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है. फॉर एग्जाम्पल, द एक्ट ऑफ वेस्टिंग पेपर इज आर मॉरल ड्यूटी बट नॉट आर लीगल ड्यूटी, राइट? बट वो दिन दूर नहीं है जिस दिन सेव पेपर लीगल ड्यूटी हो जाएगी, बिकॉज saving paper saves trees. So right now saving paper is a moral duty. बचपन से सबको सिखाया गया है let's not waste paper, but वो हमारे लिए legal duty नहीं है अभी, right? Next topic is legal duty. A legal duty is an act the opposite of which is a legal wrong. It is an act recognized as a duty by law and treated as such for the administration of justice,
the law enforced by the performance of a legal duty and punishes the disregard of its performance. सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, लीगल ड्यूटी वो होती है जिसका ऑपोजिट अगर आप कुछ करेंगे तो वो इलीगल कहलाता है या क्राइम कहलाता है, और लीगल ड्यूटी वो ड्यूटी होती है जो स्टेट के थ्रू इज इम्पोज्ड ऑन अस and we are supposed to abide by that, perform that duty in the righteous manner, and anything that we do against it is supposed to be illegally wrong, and it also sums up to be a crime if of a very serious level. Okay, Kritika, what is the difference between moral duty and legal duty? I'm also going to ask someone else now, क्योंकि बच्चे काफ़ी शांत रहते हैं क्लास में, and I don't like that. I want good interaction. You people can always raise hand. I can see in the chat room or the participant room. So if anyone wants to answer, please raise your hand. Do not hesitate. Kritika, what is the difference between legal and moral duty? I guess her network is pretty weak. I'm going to ask someone else. Okay. All right, Avishi, you tell me moral duty. Shanish, you're going to tell me legal duty. So Avishi, you go first. Oh, Avishi, you lost time. Alright, Avishi, don't mind. Alright, Fatima, you answer moral duty and Shanish is going to answer legal duty. Action can be taken against, right? This was the difference. Alright, so she answered like on two bases. She told us the definition and as well as a very apt difference between the two. Moral duty को legal duty हम लोग नहीं कहते हैं. 10% of the times moral duty can be a legal duty. So Fatima, you answered it correct, but at some point a moral duty can be a legal duty. ऐसा देखो definition में लिखा है. So we cannot always say that we won't be punished or any action will be taken against in moral duty. But then difference दोनों में क्या है, लीगल ड्यूटी के अगेंस्ट आप कुछ काम करोगे तो an action can be taken against you by the law. Moral duty is something which will say, disappoint your parents. Immoral duty would be something, for example, if they ask you not to leave the house after 10 p.m. and you leave the house after 10 p.m. you come back at 2 a.m. in the morning, that will be something immoral and it will, be disrespectful to your family, disrespectful to the society. Alright? Illegal duty क्या होगी? Legal duty का opposite. You're not supposed to burn crackers in the society. तुम्हारी society में allowed नहीं है, and you do it late night. So that is an illegal duty because आप एक बार में सबको bother कर रहे हो, right? Okay. So let's move on to the next topic. Types of duties. First is primary. Shanish, can you read it for me? I'm sorry, I'm keeping down with a little sore throat. I am like, it's a little struggle for me to read. Shanish, can you read? Shanish? Classification of duties better. Per se. Sanctioning duty, remedial duty. Alright, wait. So students, प्राइमरी ड्यूटी और सेकेंडरी ड्यूटी के बारे में तुम लोग को कुछ खास एग्जाम्पल नहीं दिया गया है, बट प्राइमरी ड्यूटी के लिए ऐसा बताया गया है दैट इट एग्जिस्ट्स इंडिपेंडेंट. It does not depend on any other factor or any other law or any other possibility. Rather, secondary duty is just the opposite of primary duty. It depends on the existing of any other duty or a primary duty. Okay? इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है. You can write as it is. Shanish, next. So simply speaking, positive duty is the duty which we perform with good faith of law, that the law says that we should do this,
Negative duty is something that the law abstains us from doing, that we are not supposed to do that. Okay, शनिश का भी गला खराब है लगता है. All right, last शनिश आखिरी क्या है, थर्ड. यहीं पे रुक जाओ, रुको. सो थैंक यू. अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ड्यूटीज. नाम से ही समझ जाना, कोई चीज़ एब्सोल्यूट कब होती है, जब उसके अगल बगल एज सच कुछ होता नहीं है. और रिलेटिव कोई चीज़ कब होती है, जब उसके अगल बगल कुछ चीज़ें और एग्जिस्ट करती हैं. तो सेकेंड लाइन से देखो क्या लिखा है, रिलेटिव ड्यूटीज आर दोज फॉर विच देयर इज अ कॉरेस्पॉन्डिंग राइट, and absolute duties are those that do not have any corresponding rights. मतलब एब्सोल्यूट ड्यूटी जो होती है वो ड्यूटी अपने में ही सारी चीज़ें फुलफिल कर देती है, वेदर इट्स अ राइट और अ ड्यूटी. और रिलेटिव ड्यूटीज़ वो होती हैं जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग में एक फंडामेंटल राइट होता है. जैसे हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ दोनों दी गई है ना एक साथ. तो कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐसी होती हैं जो रिलेटिव ड्यूटीज़ होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर वो ड्यूटी एग्जिस्ट कर रही है तो उसके साथ वैसा ही कोई एक राइट भी एग्जिस्ट कर रहा होगा. उन तरह की ड्यूटीज़ को हम लोग रिलेटिव ड्यूटीज़ कहते हैं. और कुछ ड्यूटीज़ ऐसी होती हैं जिनके एग्जिस्टेंस के साथ कोई राइट होने की ज़रूरत ही नहीं है. दैट फंडामेंटल ड्यूटी इज एवरीथिंग इन इटसेल्फ. इट डज नॉट नीड अ फंडामेंटल राइट सिटिंग बाय नेक्स्ट टू इट. राइट, इसका क्या मतलब हुआ? भूमि, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड बाय दिस? यस लोटस. कॉरेस्पॉन्डिंग राइट ऐसा होता है जो जैसे कि तुम रिलेटिव ड्यूटी के लिए पूछ रहे हो ना. सो रिलेटिव ड्यूटी के कॉरेस्पॉन्डेंस में जब कोई राइट होता है तो उसका ये मतलब होता है दैट व्हेनेवर दैट ड्यूटी इज एग्जिस्टिंग और हैपनिंग इन एनी सिचुएशन, देयर इज ऑलवेज अ फंडामेंटल राइट एसोसिएटेड विद इट which coexists in the very same nature, in the very same form with that fundamental duty. For example, अब घर में if your mother asks you to assist her in the kitchen and after that you get to have lunch with it, so one of them is a fundamental duty and the other one is a corresponding right to it. तुम्हारी ड्यूटी क्या है? that you should help your mother in the kitchen, और उसी की वजह से तुमको एक अधिकार क्या मिला है, दैट यू कैन हैव लंच वट एवर टाइम एंड वट एवर यू वॉन्ट टू ईट. सो दैट इज अ ड्यूटी विथ विच देर इज अ राइट ऑल्सो. एंड देन देर आर सर्टेन ड्यूटीज दैट डू नॉट रिक्वायर एनी कॉरेस्पॉन्डिंग राइट. ओके ओके, ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. अच्छा, ये कैन यू पीपल सी दैट बॉक्स दैट आई हैव मेड? Notes on rights and duties regarding slaves in India. I will provide to you. Actually, I did come across notes for this, but that was like all college level, and it was very elaborated. So let me go through something again, which I find to be a little simpler, and then I'll get it back to you. Okay. Next up we have. Okay. Now this is the last important part of the chapter. Okay, students. I want you all to be very attentive. 5 तरह की थियोरीज हैं, ठीक है? बहुत अच्छे से लिखना है इसको. अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ने चैप्टर 3 के भी क्वेश्चंस करके मुझे भेजे हैं क्या? Kindly raise your hand. I guess some students have sent me. Rocha, kindly switch on your camera. I guess there are some students who have sent me chapter 3 also, right? कोई है ऐसा? I did go through those notes. No? All right.
अच्छा, यहाँ पे बहुत ध्यान से मतलब पढ़ना, बिकॉज वी गॉट अ प्रीटी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, और बस यहीं तक पढ़ना है, उसके बाद एकदम चैप्टर खत्म है। ऑलराइट, सो जिस तरह हम लोगों ने लॉ स्कूल थ्योरीज पढ़ी थी, नेचुरल लॉ, फिलोसॉफिकल, सोशियोलॉजिकल, उसी तरह लीगल पर्सनालिटी की भी 4-5 थ्योरीज हैं, छोटी छोटी हैं, देख रहे हो, एक एक पैराग्राफ की है। सो लेट्स पुट आवर अटेंशन हियर एंड लेट्स गो थ्रू दिस। ओके, so the first theory for theories of legal personality is fiction theory. fiction word का मतलब सबको पता है, कल बात हो रही थी इस वर्ड के बारे में। fiction सबको पता है ना क्या होता है। ऑलराइट, कैप्टन अमेरिका इज fictional, महात्मा गांधी इज not fictional, that is the difference. Okay, understand the word fictional. Alright, so let's start with the first theory, fiction theory. This theory says that only human beings can properly be called as persons. Some kinds of groups, etc., are regarded as persons for certain purposes only by a fiction of law, and they do not have real personality. Main supporters of this theory are Mr. Savigny, Dicey, and Salmond. This theory is most applicable to English law, where the courts have not proceeded on any hard and fast principle in their recognition of juristic persons. There is much flexibility in the theory, and it can accommodate the various decisions on legal personality. This theory is very popular because it is not based on metaphysical notion or argument. It is argued on the basis of this theory that a juristic person has only a fictitious will. It will not commit crimes. Okay, so बहुत ध्यान से सुनना, I'm going to explain this to you. Fiction theory, according to the philosophers of fiction theory, they mean that only human beings can be considered as persons, which means according to fictional theory, only natural person exist. Legal or juristic or artificial person do not exist, right? And why do these people say that legal persons and artificial persons do not? Students, kindly note one thing, legal or artificial person can also be called as juristic person. Juristic person एक word है ना इस पैराग्राफ में, उसको अंडरलाइन करके लिख दो, उसका मीनिंग आगे, juristic person means legal or artificial person, all three words mean the same. ठीक है? So yeah, what was I saying? I was saying that philosophers of fictional theory believe that only natural persons are persons. Juristic, legal or artificial persons are not persons. And why is that? Because there has been a strong argument by these philosophers. देखो लास्ट लाइन में क्या लिखा है, that juristic persons cannot commit a crime. Can you see that? तो इनके हिसाब से कंपनीज, कॉरपोरेशंस, ये सब जो चीजें होती हैं, ये क्राइम नहीं कमिट कर सकती हैं. बट देन कल ही हम लोगों ने एग्जाम्पल डिस्कस किया था दैट अ कंपनी इज केपेबल ऑफ डूइंग अ फ्रॉड, राइट? कंपनी तो फ्रॉड कर ही सकती है. अगर एक कंपनी ने 50 करोड़ का घोटाला और फ्रॉड कर दिया है तो वो क्राइम तो ही है, राइट? सो फिक्शनल थ्योरी इसीलिए इंग्लिश कोर्ट्स में चलती थी, इंग्लिश लॉ सिस्टम में चलता था. इंडियन लॉ सिस्टम में इसका कोई एक्सेप्शन नहीं हुआ, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, एंड दैट इज व्हाई फिक्शनल थ्योरी इज नॉट सो पॉपुलर इन इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड लॉ. तो इतना समझ लो, फिक्शन थ्योरी के हिसाब से ज्यूरिस्टिक, लीगल और आर्टिफिशियल पर्सन्स फिक्शियस होते हैं. वो लोग कोई क्राइम नहीं कर सकते हैं, वो लोग कोई ड्यूटी नहीं निभा सकते हैं. दैट वाज बेसिकली सेड बाय फिलोसफर्स ऑफ दिस थ्योरी, फिक्शनल थ्योरी. एनी डाउट? कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? नॉट अबाउट द डाउट. डिड यू अंडरस्टैंड इवन अ लिटिल बिट? एनी स्टूडेंट, मतलब इसमें हेजिटेट मत होना अगर नहीं समझ में आया. काइंडली रेज योर हैंड, आई विल रिपीट इट अगेन. एनी स्टूडेंट हु डिड नॉट अंडरस्टैंड लाइक वन कॉन्सेप्ट आउट ऑफ इट. Because if I am saying it's very simple, do not rely on that. You people are students, you need to learn it very nicely. So kindly let me know if you have any doubt. Sarika, Rayan. Yes, Rochak. Okay, last 3 lines of the paragraph. This theory is very popular because it is not based on metaphysical notion or argument. Metaphysical notion or argument. It is argued that on the basis of this theory that a juristic person has a fictitious will not commit any crime. Okay. Yes.
I'm reaching there only, beta. Anyone else? Any doubt? मतलब should I explain this again? Okay. See, metaphysical is basically an ideology. It's an emotion used right here. Okay, मतलब अगर subject wise देखो तो metaphysical is something related to metaphysics which your people have not studied, but then it's basically in concern with the nature of mind. Nature of mind समझते हैं आप लोग क्या होता है? What is the nature of mind? Sarika, if you are a very introvert student, if you are a very shy student, so I would call you an introvert, right? If a student doesn't talk much, doesn't interact much, doesn't speak much, so one would consider that the other student is an introvert, right? So introvert क्या है? Nature of mind है. So वो एक metaphysical, property है उस student की, right? See, metaphysical is a very huge word. Do not focus on that. Focus on the ideology of what this theory says. This theory says that, देखो, last 3 line में जो रोचक ने पूछा, this theory is very popular because it is not based on metaphysical notion or argument. It is not based on the nature of mind of any philosopher, right? It is directly based on natural persons being person and a corporation company being an artificial juristic person. Simple. देखो ये लास्ट 3 लाइन से सबको कंफ्यूजन हो रहा होगा, उसको सिर्फ याद करना. मैंने मीनिंग तुम लोग को बता दिया, मैं दोबारा फिर बता दूंगा, बट उसको लेके वर्ड को लेके कंफ्यूज नहीं होना. ओके, आकर्षण क्या हुआ? एकदम फिट्टी फिट्टी घूमे तुम्हारी, कुछ समझ नहीं आ रहा है. सो रहे हो तुम बैठे बैठे ना आकर्षण? अच्छा, मुझे लगा तुम सो रहे हो. एकदम प्यारा बच्चा है देखो आकर्षण, तो प्यार से कह रहा नहीं तो. अरे थैंक यू सो मच. ऐसे तारीफ मत करो, अमित सर हैं अभी. अच्छा सुनो, तो फिक्शन थ्योरी मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना. फिक्शन थ्योरी का मतलब होता है, चलो आई विल गिव यू स्मॉल एग्जांपल्स. ओके, सो वील स्टार्ट विद आकर्षण बीइंग अ नेचुरल पर्सन व्हिच ही इज ऑलरेडी, एंड वील टेक IPEM एज अ कॉर्पोरेशन. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब उसके बाद जो फिक्शन थ्योरी के फिलोसफर्स हैं उनका कहना है कि ओनली आकर्षण कैन बी कंसिडर्ड एज अ पर्सन. IPEM is a corporation, hence it will be considered as a corporation. We won't even call it an artificial or a legal person. ये फिक्शन थ्योरी के जो फिलोसफर्स मिस्टर सैविग्नी, मिस्टर डाइसी, मिस्टर सामंड है, ये उनका कहना है. अब ये ऐसा क्यों कहते हैं? ये ऐसा इसलिए कहते हैं बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम it's not basically what goes on in Akarshan's mind or what goes on in the IPM's administration. It is basically the physical structure that we are relating to. Akarshan is a person with whom I can interact, with whom I can pat him on the head, I can do any any activity that is related to physical being. But if I stand in front of IPEM building, I'm not supposed to talk to the building. I'm not supposed to talk to a corporation. I'm not supposed to interact with a corporation. Corporation के अंडर 50 लोग काम करते हैं. With them I can interact. So for the people supporting fiction theory, उनके हिसाब से आकर्षण can commit a crime, but IPEM corporation cannot commit a crime, and they were right on this. That is why ये fiction theory सबसे पुरानी theory है. इस चीज़ को याद रखना, बहुत पुरानी theory है. ये चीज़ अब अप्लाई नहीं होती है क्योंकि फिक्शन थ्योरी में क्या लिखा है कि ज्यूरिस्टिक बॉडीज जो होती हैं, कंपनीज, कॉर्पोरेशन, वो क्राइम नहीं कमिट कर सकती. बट हम लोग को अभी भी पता है दैट कंपनी फ्रॉड करती है. ओके, सो आकर्षण कैन बी कंसिडर्ड, विल बी कंसिडर्ड एज अ नेचुरल पर्सन. IPEM कैन बी एंड विल बी कंसिडर्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन. ये था फिक्शन थ्योरी का कहना. सिंपल. उन्होंने बस ये कहा था कि हम आकर्षण को ही पर्सन मानेंगे, हम IPEM को नहीं मानेंगे. बात करता हूँ. ओके, अब इसको तुम लोग पढ़ना फिक्शन थ्योरी को, मुझे बताना अगर नहीं समझ में आता है. ओके, उसी पैराग्राफ के सामने स्टार बना देना जो जिस भी लाइन में नहीं समझ में आता है. नेक्स्ट पैराग्राफ वी हैव, नेक्स्ट थ्योरी वी हैव
कंसेशन थ्योरी, कंसेशन का क्या मतलब होता है? एनीवन? All right, so we have the instruction that we'll stop the class, since we have instructions of conducting the class only 45 to 50 minutes and keeping the rest 10-15 minutes for discussion. So Saturday को we are going to start from the topic concession theory. Okay? और इसके पहले तक कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, एंड कंसेशन थ्योरी से हम लोग सैटरडे कंटिन्यू करेंगे, देन यू कैन आस्क मी.